सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि विद्युत क्षेत्र है। तो इस वीडियो में तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाला हूं और अगले वीडियो में होगा तो हम लोग पीवाईक्यू या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए इस चैप्टर का नाम जो है विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें आप विद्युत क्षेत्र तक पहुँचे उससे पहले आपको कुछ आधारभूत चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, हम इसकी शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश से। तो देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, परिभाषा पढ़ते हैं। यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इसका अनुभव करता है। तो देखिए, अगर किसी में इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर कोई विद्युत रूप से आवेशित है, तो हमें कब पता चलेगा यह चीज़। हम देखेंगे कि वे या तो आकर्षण कर रहे हैं, विकर्षण कर रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो विद्युत आवेश क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। या तो वो खुद ही इसे प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो इससे उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। आगे देखिए, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार कौन से होगा, एक धनावेशित होगा या फिर एक ऋणावेशित होगा। अब आपको देखिए, आपके जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कांच का छड़ और रेशम के वस्त्र को आपस में रगड़ने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इससे कांच का छड़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और रेशम का वस्त्र क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरी ओर देखिए, बिल्ली का खाल है और एबोनाइट का छड़ है, तो एबोनाइट का छड़ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और बिल्ली का खाल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, इससे ना मैं आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव ले। तो आराम से समझिएगा। देखिए, बिल्ली का खाल जो हुआ, जैसे कि जब आप उसको छड़ से रगड़ेंगे बिल्ली के खाल को, तो देखिए बिल्ली में से उसका खाल निकल जाएगा। समझिए, कुछ उसमें से निकल गया मांस। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का निकलने से कोई चीज़ धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब उसमें कोई किसी चीज़ में प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो जब आप बिल्ली के खाल को रगड़ेंगे एबोनाइट की छड़ से, तो क्या हो जाएगा ये, तो इसमें निकल जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, धनावेशित, और एबोनाइट का छड़ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। और इसका ठीक अपोजिट है, कांच का छड़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, कांच आप देखिए, अगर कांच के छड़ से आप किसी चीज़ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, कांच मान के चलिए शीशा जो है, शीशा क्या वहाँ से टूट जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, इसमें से कमी हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव, और रेशम के वस्त्र में चिपक जाएगा शीशा। ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, यही बताए हुए हैं कि धनावेश का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कोई चीज़ गेन कर लिया है, आप ज़्यादा निगेटिव ले लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे, और आप इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तब क्या हो जाएंगे, धनावेशित। तो वही लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन का अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। आप एक कंसेप्ट समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, और अगर मास होता है ना, तो ऋणावेशित अगर कोई वस्तु है तो उसका मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो वस्तु धनावेशित है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वृद्धि से द्रव्यमान में हम नगण्य वृद्धि मानते हैं, और इसी कारण जो है दोनों का द्रव्यमान लगभग समान लेते हैं। बट जो कंसेप्ट है वो समझिए कि ऋणावेश वाला ज़्यादा हैवी होगा, ज़्यादा वजन होगा, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा, लेकिन इसे ज़्यादा होगा और ये कम होगा। आगे देखिएगा, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। किसी वस्तु के आवेशन हेतु इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति। उत्तर देखिए, इस कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बट उसके आवेश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन। ये थ्योरी यही बोलता है कि आवेश के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का कभी ट्रांसफ़र नहीं होता। पहले के दार्शनिक को लगता था कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, बट ऐसा नहीं होता है, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होता है। ये आप भी जानते होंगे कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसके कारण संपूर्ण द्रव्यमान बना होता है। बट याद रखिएगा कि आवेश के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। आगे देखिएगा, आवेशन की विधि में कौन करा जाएगा, घर्षण द्वारा आवेशन, चलन द्वारा आवेशन, और एक प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन क्या हुआ, आवेशन किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की विधि को हम आवेशन कहते हैं। और आवेशन 3 तरह से कर सकते हैं, एक तो घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा, और तीसरा प्रेरण द्वारा। एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे मैंने शायद नहीं लिखा है, शॉर्टकट बता देता हूँ। देखिए, घर्षण द्वारा क्या होगा, आप दो वस्तु को आपस में उसको रगड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक में निगेटिव आ जाएगा, एक में पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है, किसी एक से निकलेगा, किसी एक में चला जाएगा। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, देखिए एक कंडक्टर होता है, अब क्या करना, इस पर एक तरफ से मतलब इस ना आवेश, इस पर एक साइड से पॉजिटिव आवेश, एक साइड से निगेटिव आवेश हो जाता है, एक ले आते हैं। अब चालन में क्या होता है, यहाँ पर से हम इसे अर्थिंग कर देते हैं, तो एक साइड का ये पॉजिटिव रह जाता है, निगेटिव निकल जाता है, तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। प्रेरण में क्या होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर या फिर निगेटिव है, इसके सामने अपोजिट पोलरिटी वाले लाते हैं। ये पॉजिटिव है मान के चलिए, इसमें अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले की अपनी ओर खींच लेगा,
और यहाँ पर क्या होगा, ये जो बच जाएगा इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, ये अर्थिंग कर देंगे, निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेरण द्वारा भी आवेशन हो जाएगा। आगे देखिए आप, आवेश द्रव्यमान संबंध क्या होता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा थ्योरम है। देखिए आवेश के बिना मास का अस्तित्व है, मतलब कि किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा जरूरी थे ना वो आवेशित हो। जैसे कि आपके पास द्रव्यमान है, आप आवेशित तो नहीं है, लेकिन मास के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। कि कोई भी चीज़ हो जिसके में भी आवेश है, जो भी आवेशित है उसका मास होगा ही होगा। यहाँ पर देखिए, जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेस्ट मास, इसको बोलते हैं रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है एंड वो आवेशित नहीं होता है। जैसे कि फोटोन एंड न्यूट्रॉनो, क्या हो गया, फोटोन एंड न्यूट्रॉनो। यहाँ पे मैंने कुछ तालिका लिखे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सो ये जो तालिका हुआ आपके सामने अभी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो, हाँ तो देखिए आप लोग इस तालिका को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए 1 कूलम आवेश जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन समाये हुए होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और फिर यही करना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो एक बट्टा में आ जाएगा 6.25 × 10⁻18, तो ये आ जाएगा बट्टा में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.66 × 10⁻19 कूलम। आगे देखिएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। एक फैराडे में कितने आवेश होते हैं, 96,500 कूलम आवेश। एक कूलम में कितने, देखिए कूलम ऐसा मात्रक है, ESU CGS मात्रक है, तो एक कूलम आवेश में कितने होते हैं CGS मात्रक में, तो 3 × 10⁻9 ESU। वही फ्रैंकलिन बोलेगा, वही हुआ, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे। सो 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन। और मैग्नेटिक इसका जो यूनिट होता है सो 1/10 एव कूलम होता है। बस आप याद कर लीजिएगा, आगे यूज़ तो मैं आपको बताऊँगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। अब देखिए आप लोग फिर से एक बार देखिए कंसेप्ट को। यहाँ पर देखिए आवेश क्या महत्वपूर्ण गुण, ये जो है आवेशन से संबंधित, इसको जो आप चार्ज किए इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। एक आवेशित पॉजिटिव या निगेटिव वस्तु का अनावेशित वस्तु से आकर्षण होता है। कोई भी वस्तु पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके सामने अगर अनचार्ज बॉडी रख देंगे तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। आगे देखिएगा, आवेशन के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होते, ये तो मैं आपको यहीं भी बता दिया। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्वेश्चन। प्रतिकर्षण विद्युतीकरण का सही परीक्षण, एक बात आपको ये समझाता हूँ। देखिए प्रतिकर्षण के लिए हमने यहाँ पे देखिए, अगर 2 चार्ज अपोजिट हैं, क्या बोले, अगर 2 चार्ज अपोजिट हैं या फिर एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, तो वो तो आपस में आकर्षित करेंगे। कब प्रतिकर्षण होगा, जब वो डिफरेंट चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो दूसरे क्या हो, निगेटिव हो, तभी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही प्रेक्षण है। आगे देखिए, आवेश का मापन तथा संसूचन। अब आप कैसे मेजर करेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा आवेश है, इसमें कौन सा चार्ज है। आवेश से आपको 2 चीज़ मालूम करना है, एक तो पहला चीज़ इसमें कौन सा चार्ज है और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए आपके NCERT में दिया हुआ है कि स्वर्णपथ विद्युतदर्शी, वोल्टमीटर और प्रक्षेप धारामापी, तीनों का यूज कर सकते हैं। बट वहाँ पे NCERT में स्वर्णपथ विद्युतदर्शी दिया है। देखिए स्वर्णपथ विद्युतदर्शी बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे देखिए गोल्ड प्लेट लगा होता है, इसके यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दोनों प्लेट पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। अगर आप इसमें निगेटिव चार्ज दीजिएगा तो इन दोनों का चार्ज आपस में कमेगा, और कमेगा तो क्या होगा, ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, कम जाएगा। और पॉजिटिव दे देंगे, दोनों भी पॉजिटिव चल जाएगा और दूर चल जाएगा। तो जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है गोल्ड दोनों पत्ती के बीच में, उनके ब्लेड के बीच में, तो क्या समझते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आज जब देखते हैं मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रहा है तो समझ जाते हैं इसमें हमने निगेटिव चार्ज दिया है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म होता है स्वर्णपथ विद्युतदर्शी का। आगे देखिए, जब 0.1 एम्पियर से 10 एम्पियर तरंगदैर्घ्य परास्की एक्स किरणें किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तथा धातु सतत धनावेश हो जाती है। ये बस एक डाटा दी है आपको, बस याद कर लीजिए कि जब 0.1 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉन तक का वेवलेंथ का जो एक्सरे होता है, अगर वो किसी मेटल के सरफेस पे पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और इससे क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। और यही फोटो देखिए विद्युतदर्शी क्या होता है, ये स्वर्ण पत्ती का यूज़ करते हैं। इसमें दोनों पत्ती प्रतिकर्षित होती हैं शुरू से ही, ये बस बता दिया मैंने फिर से आपको। आवेश का मात्रा देखिए, विमीय सूत्र 80 होता है। 80 क्यों होता है, देखिए आप पढ़े होंगे I = Q/T होता है। I यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश में समय के साथ परिवर्तन की दर, यानी कि I = Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा ना I × T। I मतलब करंट एम्पियर में मापते हैं, T मतलब समय T,
टाइम, तो AT हो गया ना इसका डायमेंशन। सो आवेश का डायमेंशन क्या हो गया, AT। और CGS में इसका मात्रक क्या होता है, ESU या फिर क्या हो गया, फ्रैंकलिन। आगे देखिए चुंबकीय मात्रक एव कूलम, बस याद कर लीजिए आप लोग। देखिए आगे ऐसे मात्रक आपको हम बता दिए, एम्पियर सेकेंड होगा या फिर कूलम होगा। चार्ज का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम होगा। अब आवेश के गुणधर्म देखिए, विद्युत आवेश की योज्यता, विद्युत आवेश की निश्चरता, दो इसके बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियाँ और भी हैं, पहले ये दो देखिए। देखिए विद्युत आवेश की योज्यता यह बोलता है कि किसी वस्तु पर भी जो आवेश होगा सो क्या होगा, P - N इंटू में इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे P के वेग की तुलना में बहुत कम स्पीड में है, तो उसको शून्य मान सकते हैं। तो मान लीजिए ये शून्य है, अब शून्य बट्टा में कुछ भी करेंगे तो शून्य, एक में से शून्य घटेगा तो एक, √1 बराबर 1, यानी कि m बराबर m0। तो उसका मास कितना हो गया, मतलब कोई वस्तु जो है सो प्रकाश से अगर कम वेग से गति कर रहा है तो उसका गतिशील अवस्था में जब मोमेंट में होगा तब भी उसका वही मास होगा जो उसके रेस्ट में मास होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु लाइट के स्पीड से चल रहा है, अब देखिए क्या होने वाला है, अगर v स्क्वायर की जगह पे c² लिखेंगे तो c कट जाएगा, एक आएगा, एक में से एक गया 0, m0/0 यानी कि इनफाइनाइटी। यानी कि अगर कोई बॉडी लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसका जो मास होगा, जो उसका रिलेटिव मास होगा वो इतना ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी लगभग वो बहुत हैवी मास हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई वस्तु मोमेंट गति करता है, जब मोशन करता है तो उसका मास बढ़ता है, बट वो ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई पड़ता, हम लोग को ऑब्जर्व क्यों नहीं होता। बस रीज़न यही है कि फार्मूला क्या है, v²/c²। ये जो v² है वो c² के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, जिसके कारण उसका मास रेस्ट पर या फिर मोशन में सेम ही होता है। आगे देखिए यहाँ पर एक विशिष्ट आवेश के बारे में बात करते हैं। देखिए अक्सर विशिष्ट आवेश यही होता है कि उसका जो चार्ज है और बट्टा में उसका जो मास है वही उसका क्या हो गया, विशिष्ट आवेश। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। और यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ये बात याद रखिएगा। विशिष्ट आपसे देखिए बात समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पहले पूछेगा कि आवेश गति पर डिपेंड करता है, तो नहीं करता है डिपेंड, लेकिन विशिष्ट आवेश डिपेंड करेगा ना। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें Q/m है। क्या है, Q/m है। हम जानते हैं m तो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, m डिपेंड करता है उसके स्पीड पे, तो यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। अब देखिए अगर v बढ़ेगा, क्या बोले मैं आपको, अगर v बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। बोलिए, अगर v बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, और अगर मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज घटेगा। तो आवेश नहीं तो स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश क्या होगा, घटेगा। बात समझ गया, आगे चलते हैं। देखिए तीसरा इसका गुण क्या है, विद्युत आवेश का संरक्षण। और ये बस सिंपल, आप बचपन से परिभाषा पढ़ते रहे होंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। इसका प्रतिपादन किन्होंने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक किए थे। आपको मैं बताता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट भी किए थे पतंग से, वो बिजली वाला, वो पिछले क्लास में था, वो कभी बताऊँगा फिर कभी। देखिए इसका कोई अपवाद नहीं है, विद्युत आवेश का संरक्षण ये हर जगह लागू है और इसका कोई अपवाद नहीं है। किसी निकाय का कुल
क्या होता है देखिए, किसी निकाय सिस्टम का कुल आवेश जो होता है क्या होता है, देखिए किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है क्या होता है, वो संरक्षित रहता है। साथ ही कुल संवेग तथा कुल ऊर्जा भी क्या होता है, संरक्षित रहता है। सम मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व ऑफ अ सिस्टम। समझ गए। आगे देखिए चौथा पॉइंट, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। देखिए किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक गुणज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण हो गया, क्वांटमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये यही बताता है कि किसी भी एनी बॉडी उस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल का होगा। इसका अर्थ समझिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछता है कि किसी वस्तु पे 1.6 हो सकता है, × 10⁻⁻19 3.2 हो सकता है। बट अगर 16 को 1.5 से गुना करेंगे यानी कि 2.4 × 10⁻⁻19 गुलाम किसी पर भी चार्ज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2.4 × 10⁻19 गुलाम जो है सो इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑड मतलब इवन मल्टीपल है ही नहीं। जैसे देखिए 1.6 × क्या है 10⁻19 कुलम क्या है, चार्ज है। तो 1.6 तो चल जाएगा, 3.2 भी चल जाएगा क्योंकि इसको हम 2 से गुना किए। बट अगर हम यहाँ पर 2.4 लिखते हैं और इंटू में क्या लिखते हैं 10⁻⁻19, तो ये जो है 16 का कितना गुना है, 1.5 गुना है। और 1.5 चलेगा नहीं, चलेगा 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, -1 -2 यानी कि क्या चलेगा, इंटीजर चलेगा। एंड 1.5 गुना यानी कि वो इंटीजर नहीं हुआ। तो ये आप याद रखिएगा कि जो भी क्या कहते हैं ये जो फ्रैक्शन में आएगा वो कभी भी चार्ज हो ही नहीं सकता है किसी बॉडी पे। तो आप समझ गए कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा क्या होगा, ± इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, ±3 इलेक्ट्रॉन एंड ±1 एनी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसकी खोज किन्होंने किया था, R.A. मिलिकन ने किए थे। और ये भी इसका बहुत फेमस इनका एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। R.A. मिलिकन का क्या है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि देखिए इनसे पहले जो J.J. थॉमसन आए थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज बाय मास का रेशियो बता दिया। एंड इन्होंने जो है से चार्ज निकाला। अब इन्होंने उस पर चार्ज निकाल लिया, जो चार्ज कितना होता है, मास तो आराम से निकल जाएगा ना। बस यही था कि तेल बिंदु प्रयोग किए थे और ये इन्होंने उस पर चार्ज फाइंड किए थे कितना होता है। देखिए सन 1964 में गैलमान ने कुछ ऐसे ये ना बस NCERT में दिया हुआ है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिन पर जो होता है चार्ज जो होता है फ्रैक्शन में हो जाता है। एंड इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताए हुए NCERT में नहीं है, बस कुछ बताए हुए हैं जैसे कि क्वार्क कण होते हैं, ये सब हायर क्लासेस की चीज़ है। लेकिन ये जो है सो ऑलवेज मान्य है, ये सब चीज़ कुछ बाउंड्री के भीतर सीमित है। बट ये जो है ये क्वांटमीकरण ऑलवेज हमेशा के लिए मान्य है। आगे देखिएगा आप लोग, आगे फिर आपका होने वाला है कूलॉम का नियम। सो एक पेज ये भी है। सो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा, यहीं पे रोकता हूँ। लेकिन पार्ट 2 में ये पूरा कंसेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी वीडियो आगे भी देखते रहेंगे।